पहले आपको भोपाल की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने लाइव। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से लाइव तस्वीरें। राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 ट्राम्स का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में शुभारंभ भी किया जाएगा। क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है वो स्वयं मुख्यमंत्री भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि अभी ट्राम्स का ये जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आए अध्यक्ष, अब मैं अनुरोध करूंगा कि आय के अन्य पदाधिकारी गण डाइस पर पधारें। आर्किटेक्ट विलास वसंत अवचर जी का स्वागत करें। आर्किटेक्ट विभास श्रीवास्तव। उपाध्यक्ष आर्किटेक्ट जितेंद्र मेहता जी का स्वागत आर्किटेक्ट अक्षय सेलुकर द्वारा। आर्किटेक्ट तुषार सोगानी जी का स्वागत आर्किटेक्ट नितिन गुले। आर्किटेक्ट बी सुधीर जी का स्वागत आर्किटेक्ट नितिन गुले जी। आर्किटेक्ट रानी एम.एल. वदामुत का स्वागत करेंगे आर्किटेक्ट अक्षय सेलुकर जी। आर्किटेक्ट संदीप बावड़ेकर का स्वागत करेंगे आर्किटेक्ट विभास श्रीवास्तव। आर्किटेक्ट अक्षय कुमार बेवरिया का स्वागत करेंगे आर्किटेक्ट नितिन गुले। आर्किटेक्ट C.R. राजू जी का स्वागत करेंगे आर्किटेक्ट अक्षय सेलुकर जी। एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। भारतीय वास्तुविद संस्था IIA भारत में वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र अखिल भारतीय व्यावसायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और अब तक इसे 103 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके 40,000 से अधिक सदस्य हैं और यह भारत के वास्तुविदों को संगठित कर वास्तुकला को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके पास देश भर में 24 चैप्टर, 70 केंद्र और 20 उपकेंद्र हैं जो बेहतर वातावरण एवं समाज सेवा की दिशा में योगदान दे रहे हैं। IIA वास्तुकला, कला और भवन निर्माण उद्योग से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे UIA, आर्कोशिया और सार्क
से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। आईआईए नेटकॉन वास्तुविदों का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन है जो हर साल आईआईए के अपने सदस्यों द्वारा आयोजित किया जाता है और यह भारत में वास्तुकला का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। अब मैं आर्किटेक्ट विभा श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्ते। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, माननीय मंचस्थ अतिथिगण, देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्माननीय आर्किटेक्ट्स, आईआईए एमपी चैप्टर के समर्पित सदस्यगण एवं आयोजन समिति, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। जब कल्पना को आकार मिलता है तो केवल इमारतें नहीं, संस्कृतियां बनती हैं। जब सोच में हो संवेदनशीलता तो निर्माण में भी आत्मा बसती है। आज का यह नेशनल आर्किटेक्ट्स कन्वेंशन केवल तकनीकी ज्ञान का मंच नहीं है, यह एक सोच है। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है, उनका सम्मान हो रहा है। जिस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री अग्रसर है, उसी तरह से जो पुष्पगुच्छ की जगह उन्हें पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पौधा तोहफे में दिया गया। आईआईए के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज के इस मंच पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विलास औचट जी, उपाध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश से हमारे मित्र श्रीमान जितेंद्र मेहता जी, जूनियर उपाध्यक्ष तुषार सोगानी जी, श्रीमान बी सुधीर, माननीय कोषाध्यक्ष आईआईए, श्री रानी एमएल वदामुथु, संयुक्त सचिव श्री संदीप बावड़ेकर जी, श्री अक्षय कुमार बेउरिया जी, श्री सीआर राजू, सुश्री विभा श्रीवास्तव जी, श्री अक्षय शेलुकर, चेयरपर्सन आईआईए भोपाल सेंटर, सह संयोजक आईआईए नेटकॉन, श्री नितिन धुले जी, अध्यक्ष आईआईए इंदौर सेंटर, सह संयोजक आईआईए नेटकॉन। इस अवसर पर देश और दुनिया से पधारे सभी विश्वकर्मा बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई कारणों से आपकी इस ट्रांसम का ये जो आयोजन है, भारतीय वास्तुकार संस्थान के इस आयोजन में मैं मिश्रित रूप से बोलना चाहूँगा। कुछ यहाँ की संस्कृति की भी बात करूँगा, कुछ आपकी भूमिका की बात करूँगा। बदलते दौर में आज हम जिस जगह पे हैं, आपकी जो महत्ता है, अतीत के कालक्रम में भारत के माध्यम से भारत की जो भूमिका है, ऐसे कई अवसरों को जोड़ करके जब हम देखते हैं तो कुछ प्रश्न भी उठते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, कुछ अनुत्तरित भी रह जाएंगे, कुछ आपके लिए भी जिज्ञासा समाधान कराने के लिए कुछ मैंने अभी पूछा है कि आप किस किस प्रकार से 2-3 दिन का समय आपने क्या प्लान बनाया है। तो मुझे मालूम पड़ा कि एक तो आप महाकाल की भस्मारती सब करना चाहते हैं, तो मैं महाकाल से आपको बैठे बैठे यहीं मिलाने का प्रयास करता हूं। आप सबके अंदर कालों के काल महाकाल, जिसके हम सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये जो जीवन हमारा है, ये जीवन जब आप परसों भस्मारती जाके देखोगे, मैं जीवन दृष्टि का थोड़ा सा लघु रूप बताने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः हमारा सबका जन्म कब हुआ, हम साल से महीने से गिनते हैं।
लेकिन ये अधूरा है। हम सब का जीवन एक एक सांस से बंधा हुआ है। एक सांस अंदर से बाहर नहीं आएगी तो यही हमारे लिए महाकाल ने समय नियत कर लिया, इससे आगे किसी के पास समय है नहीं। तो हर सांस से हमारा जन्म समय है, हर सांस से हमारा जीवन है। हम इस सांस के बाहर कहाँ हैं? और सांस है तो विश्वास है। और इसीलिए हर एक का जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, ये काल का समय है। और यही सच्चे अर्थों में महाकाल का समय है। ये हमको जीवन में परमात्मा ने ये यश दिया है। इसलिए अब हम वास्तुकारों के बीच में जाएंगे, रूपांकरों के बीच में जाएंगे, रूप को देखने जाएंगे। तो रूप को हम ढूंढेंगे तो रूप मिलता कहाँ है? जैसे हम अपने जीवन में अपने स्वयं के माँ के गर्भ में एक बिंदु आत्मा के रूप में आता, धीरे धीरे सने सने भ्रूण बनता है। तो पहले एक बूंद है वो आप हो, फिर आगे वाला भ्रूण है वो आप हो, छोटा बच्चा पैदा होकर के निकल के आता वो भी आप हो। जवानी की दहलीज पे कदम बढ़ाता हुआ शरीर दुनिया के तमाम सपनों पे विजय पाने की आकांक्षा इच्छा लिए आगे बढ़ कर के एक पूरी दुनिया में मेरे से ज्यादा समझदार कौन है, मेरे से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है, सब दुनिया के सपने समेटे हुए वो भी वही रूप है जो माँ के गर्भ में है। और पिता की आने वाले कल की भस्म भी वही है। सत्य ढूंढते रहेंगे, यहाँ है वहाँ है वहाँ है, लेकिन ना यहाँ है ना वहाँ है। रूप निराकार है। ये कालों के काल महाकाल है। हम सबके जीवन में इनका रोज दर्शन हो। जहां ढूंढोगे वहां महाकाल। इसलिए जब आप भस्मारती के दर्शन करने जाओगे तो भस्मारती में आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे के पहले पहले मंदिर जाना पड़ेगा। और मंदिर में आप निराकार परमपिता परमेश्वर की उस आकार साकार वाली मूर्ति को देखोगे। तो मूर्ति में आप देखोगे, आपके ध्यान में आएगा उस निराकार के ऊपर एक जल का पात्र से केवल जल डाला जाएगा। और जल अर्थात माँ के गर्भ में अपनी आत्मा का प्रवेश हुआ। और उसी के साथ साथ दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत का आपके सामने स्नान कराएंगे। स्नान कराते कराते अर्थात ये हमारा पंच तत्वों का बना हुआ पिंड बनने लगता है। उस बनते हुए पिंड में अपने सामने ही पंडित जी आंख, नाक, कान पूरे भगवान को सजाते हुए साकार निराकार से साकार रूप बनेगा। और साकार रूप बनते बनते ही आपके सामने वापस स्वाभा कीर्ति एक अच्छा ताप वाला स्वरूप बना। और फिर उसी के साथ साथ भगवान के उस बने हुए स्वरूप के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार करते हुए आनंद के साथ पूर्ण यौवन की तरफ आदमी जब जिस प्रकार से अपने जीवन में एक अलग प्रकार का स्थान पाता है। और ऐसे में जैसे ये बन के तैयार होता है उसी समय वापस भस्मीभूत से संसार में हम सब जानते हैं कि जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी आग का गोले से निकलने वाली राख से जो पृथ्वी बनी है वो राख से आपका परिचय कराने का महाकाल के ऊपर उसको भस्म बोलते हैं। उसके बाद धूमधाम से आरती होगी, वो भस्मारती है। और जैसे आपके सामने भस्मारती संपन्न हुई, कभी आप अंदाज लगा लो कि 1-1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से सजा सुजू के भगवान को तैयार किया गया। लेकिन जैसे जल के सामने भगवान की रूप की शुरुआत की थी, आप ऊपर उठ के बाहर नहीं होगे, उसके पहले वापस जल से पूरा वैसे ही निराकार रूप बना देंगे। जो 4 बजे था वही 6 बजे मिलने वाला है। तो कभी कभी मन में आता है कि इतनी मेहनत करी, कम से कम दिन भर तो रहने दो। लेकिन वो जीवन दृष्टि है, जन्म से मृत्यु की पूरी लघु यात्रा वो आपके सामने भस्मारती के रूप में दिखाएंगे। वो आपके आनंद का वो अवसर रहेगा। वो जीवन दृष्टि हमको दिखाई देगी कि इस संसार में जो जन्मा है वो सब एक बार जन्म के बाद उसका जन्म सदैव मृत्यु की ओर दौड़ते हुए है। कोई अमर नहीं। हर कोई जो जन्म लेकर आया है अब उसका जन्म नहीं है, वो मृत्यु की यात्रा है। कोई आज पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा। जिसका जितना समय परमात्मा ने प्रारंभ में दिया है उतना समय उसके पास है। लेकिन इस सारे चीजों में वास्तुकारों में जब बात बोल रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री के नाते से बोल रहा हूं तो मुझे अपनी भूमिका का भी स्मरण है, जिसके कारण से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपके एसोसिएशन को बधाई देना चाहूँगा कि आपने भोपाल का, मध्य प्रदेश का चयन किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ सरकार की ओर से।
इसकी दो भूमिका है। एक वर्तमान में शासन के व्यवस्थाओं का मैं अभी वर्तमान में पात्र अधिकारी, लेकिन इस नाते से नहीं, एक और बड़े कारण से भोपाल में जब मैं बात कर रहा हूं तो भोपाल में राजा भोज का 1000 साल पुराना वो वास्तुशिल्प का उनके अद्भुत नमूने आपको दिखाई देंगे, जिसके बलबूते पर काल के प्रवाह में हमारे वास्तुशिल्प की कितनी अलग प्रकार की उन्नत अवस्था थी, उसके प्रमाण भी आपको दिखाई देंगे। ये भोपाल का ताल आपको दिखाई देगा, जो भोपाल का ताल नहीं, मूलतः ये बांध है। अब इसकी कल्पना आप करें, बांध और तालाब में जो अंतर होता है आप सबको मालूम है। तालाब में जितना पानी भराओ, उस पानी के भरने की क्षमता ऐसी होती कि उससे बांध का रूप कब बनता है, जब वो पाल तोड़ के निकल जाए। लेकिन तालाब आपको कहने के लिए तालाब है, भोपाल का तालाब नहीं है, ये भोपाल का बांध है। लेकिन बांध बनाने की 1000 साल पुरानी विधा भी कैसे थी, जो आज भी हमारे लिए समसामयिक होगी। आज नदी में कोई भी बांध बनाता है तो उसकी मुख्य धारा को रोक करके पानी स्टोर करने की क्षमता होती, और जब मुख्य धारा में पानी के ऊपर बांध बनता है तो हमारा कितना ही अच्छा उन्नत सब प्रकार का मटेरियल लगे, आज नहीं तो कल उसको टूटने की संभावना पूरी होती, और लागत भी कितनी बढ़ जाती। लागत भी जितनी धारा जितनी तेज आएगी, टिहरी के बांध से लेकर के अपने मोरवी के बांध तक सब दूर हमने ये विभीषिकाएं देखी है, लेकिन ये बांध उससे उत्कृष्ट श्रेणी का है। इसकी भौगोलिक अवस्था ऐसी कि चारों तरफ चट्टान में पानी रोक रहा है, कोई मुख्य धारा को नहीं रोका है, और इसका डिस्चार्ज बहुत छोटा सा अलग से, पानी का लेवल वहां से मेंटेन हो जाता है, लेकिन ये पूरा बांध भरा रहता है। ये आज भी ये विधा की जरूरत है बांध बनाने में, जिसमें न्यूनतम खर्च में अधिकतम पानी का स्टोर कर ले, और बाढ़ की संभावना बहने की है ही नहीं। इसलिए भोपाल इस तालाब के पूरे नीचे बैठा हुआ है, पूरा बसा हुआ है। लेकिन भोपाल के लोगों को कभी ये बांध खतरे में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए चट्टान हमेशा उनके रोकने का काम करेगी, और पानी को स्टोर करने का काम भी हो रहा है। तो एक तरह से ये भी उत्कृष्ट उदाहरण जल रचनाओं को लेकर के, डैम बनाने को लेकर, आज के समय में भी ये अगर अच्छा लगता हो तो हाथ रात में ताली का कुछ आनंद आ सकता राजा भोज के लिए। मैं ये उदाहरण के बाद आपको दूसरा उदाहरण हमारे सामने है, जो अपने वर्तमान में राजा भोज के मंदिर का उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। राजा भोज ने अपने भोजपुर का ताल और तालाब बनाते हुए शहर के अंदर यहाँ भोजपुर का मंदिर बनाने की कल्पना की। वो स्टोन पे पूरा बना हुआ नक्शा आपको दिखाई देगा। वो सारी चीजें आपके सारे गणित जितने भी आपने पढ़े होंगे, वो सारे के सारे उस सारी चीजों को मूल रूप से ध्यान रखते आपको आंखों के सामने दिखाई देगा। अगर आप मांडव जाओगे तो मांडव के अंदर राजा मुंज का तालाब, मांडव में इतिहास समय सदा सरीका नहीं रहता है, समय बदलता रहता है, तो बात के क्रम में कई और राजा आए, कई आक्रांत आए, लेकिन मूल रूप से वो वास्तुशिल्पकार राजा मुंज अर्थात राजा भोज के बड़े भाई, ये दोनों सिंधुराज के बेटे, एक बेटे जो मुंज में मतलब घास में मिले थे, और बाद के उनके अपने बेटे जो राजा भोज कहलाए। इस कहानी पे केवल मैं एक बात बोल के ये जो राजा भोज के उस गौरवशाली इतिहास को याद दिलाना चाहूँगा। एक जाने अनजाने हमारे लिए अपनी कई गौरवशाली घटनाओं को कभी कभी गलत फहमी में हम कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। एक कहावत चली, कहाँ राजा भोज कहाँ, अब ये इतना पुरुषार्थी घटनाक्रम है और कहाँ सत्यानाश हो गया। गांगेय और तेलप दो बड़े बड़े राज्य हैं, और गांगेय तेलप के दो बड़े बड़े राज्य को राजा भोज की सेना ने एक साथ एक बार में ही युद्ध से हरा दिया। तो उस समय पूरे भारतवर्ष और दुनिया में कहावत चली थी, कहाँ राजा भोज का गांगेय तेलप, धीरे 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 भारत माता की जय, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कहाँ गांगेय तेलप और कहाँ राजा भोज। लेकिन कोई बात नहीं, हमको केवल मैं आपको स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि राजा भोज आपके ही बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे वास्तुकार भी थे, इसलिए मैं आपके बीच ये बात पहुंचा रहा हूं। एक व्यक्ति के कितने रोल होते हैं। राजा भोज की पुस्तकें आज भी आपको वास्तुशिल्प के बारे में भी मिलेगी, आयुर्वेद के बारे में मिलेगी, शासन की नीतियों के बारे में मिलेगी, सब सर्वगुण संपन्न कई सारे विधाओं का, कई प्रकारों का ज्ञाता अगर कोई है तो राजा भोज। इसलिए कहानी उनके साथ जुड़ती है राजा भोज और विक्रमादित्य वाली, जब वो अपने ऐसे सारे गुणों के बलबूते पर
वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठना चाहते हैं। विक्रमादित्य उससे 1000 साल पहले हैं, अर्थात विक्रमादित्य आज से 2000 साल पहले हैं, राजा भोज 1000 साल पहले, और हम 1000 मतलब आज बात कर रहे हैं। लेकिन इतने गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच के एक राजा मुंज का, जो मैंने बताया उनके बड़े भाई हैं, इनके मांडव के वास्तुशिल्प को आप देखोगे तो आपको ध्यान में आए। मांडव की पहाड़ियों में मूल रूप से राजधानी राजा भोज को, उनके पूर्ववर्ती सभी परमार वंश की राजधानी उज्जैन थी। लेकिन जब आक्रांताओं के दिल्ली तरफ से आक्रमण बढ़े तो मैदान इलाका होने से जीवन की सुरक्षा के लिए, सेना की विजय के लिए, नागरिकों को बचाने के लिए ये मांडव की तरफ राजधानी ले गए। और मांडव में पहाड़ियों से बना हुआ वो अद्भुत पठार, जिसके ऊपर बड़ा तालाब मुंज का है, मुंज के तालाब के बाद उससे एक जहाज महल बना। जहाज महल के बाद 3 स्टेप पे नीचे नीचे जल की रचना इतनी अच्छी अद्भुत है, आप देखोगे तो आनंद आएगा। और उसको जल की एक एक बूंद को बचाते हैं ये आपका जकोजी और पता नहीं क्या क्या जो आज के समय सम्मान आपको मिलेंगे अपने हाथ, सारी चीजें आपको दिखेगी। आप सारा का सारा जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, उस सारे समय में 1000 साल, 1200 साल, 800 साल, हर काल का आपको वो अवशेष मिलेगा। आज भी हमको मालूम है अच्छे अच्छे वास्तुशिल्प वाले फेल हो जाते हैं, फिर आखिर में सिंटेक्स की टंकी रख के काम चलाते कि भारत माता की जय कर, का चक्कर है। अपनी पोल नहीं खुले तो मैं भी थोड़ा थोड़ा आपकी समझता हूं जो होना हो गया है। लेकिन आपको 800 साल पुराना टैंक दिखाई देगा दूसरी मंजिल के ऊपर। मुझे लगता नहीं कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा 800 साल पुराना भवन होगा जहां ऊपर दूसरी मंजिल पे पानी का टैंक बना हुआ दिखाई दे, जिसको आज भी वो लीकेज नहीं है, वो वैसा वैसे ही काम कर रहा है। जब हमारे यहाँ सीमेंट नहीं था, सरिया नहीं था, उस दौर में भी वैसा कैसे टैंक बनाया होगा, और बड़े पैमाने पे बनाया। कई सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आज प्रधानमंत्री आ रहा है, तो प्रधानमंत्री आ रहा है तो मेरी दुविधा 2 तरह की है। नेता आदमी को माइक मिल जाए तो संकट तो होता ही है, लेकिन समझ भी आ तो थोड़ा हिसाब किताब तो रखना ही पड़ता है। आपने आउटलाइन बनाई तो मैं अंदर अंदर अपना प्लान कर रहा हूं। तो आप बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदल रहा है, मैं मध्य प्रदेश की तरफ आपको ला रहा हूं। हमारे ऐसे कई कारण से मध्य प्रदेश की भूमिका पूरे देश के बाकी राज्यों में बहुत अलग प्रकार से है। इसलिए जब आप अपने उस शब्द की तरफ लाता हूं कि हमने जब आपको विश्वकर्मा के नाते से जाना है, तो ये बात सही है कि परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में वास्तुकार बनना लिखा है। तो मैं मान के चलता हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को मध्य प्रदेश से जोड़कर देख रहा हूं कि आपकी भूमिका मध्य प्रदेश में भी आपको बुला रही है। आप मध्य प्रदेश की तरफ आइए। मध्य प्रदेश बहुत संभावना वाला प्रदेश है, कई सारे कारण से। मध्य प्रदेश, आप देश दुनिया में घूमोगे, पूरे देश में कोई मध्य में है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर भौगोलिक रूप से भी आज हमारी इतना बड़ा राज्य, जो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य भौगोलिक रूप से अगर है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश भी है जहां कोई तूफान नहीं आता है, कोई बारिश ज्यादा नहीं होती है, कोई समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, कोई दूसरे उठापटक वाले झंझट नहीं है। सीधे सच्चे सरल लोग हैं आपके बीच, आपके जैसे रहकर वाले। इसलिए मध्य प्रदेश की कोई विशेष भाषा नहीं, मध्य प्रदेश की कोई विशेष पहचान नहीं। सबको प्रेम करने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इसलिए जो जहां से भी आए, किसी स्थान से आए, कहीं से भी आए, एक बार मध्य प्रदेश आए तो यहीं का होके रह जाता, ये गारंटी मैं देता हूं। इतना आत्मीयता वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। तो आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश से अब जब आप आके बात कर रहे हैं, तो हमने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे प्रकार से प्लान बनाया है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। कल ही हमने माननीय गडकरी जी के माध्यम से हमारे नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क के आधार पर बहुत जल्दी 2-3 साल का हमारा आने वाले समय में हम कई बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ देंगे। इतने प्रकार के हमारी सड़कों का जाल अपने यहाँ बिछा रहा है। हमारे प्रदेश से निकलने वाली हर सड़कों को 4 लेन पे ले जा रहा है। कोई सड़क अपने राज्यों को पास के राज्यों से जोड़ के देखेगी। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। भारत के अंदर एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके पास कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, लेकिन नदी की धारा ऐसी है
जो बड़ी बड़ी माँ गंगा यमुना इनको भी अगर प्राण देती है जल राशि अगर जोड़ो तो हिमालय से निकलने वाली जल राशि से कमतर नहीं है, उससे बढ़कर ही जल राशियां मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश सबको आसपास के राज्यों को भी जीवन देता है। नर्मदा हो, चंबल हो, ताप्ती हो, सोन नदी हो, सारी की अगर सारी नदियों का उद्गम देखोगे तो मध्य प्रदेश से दिखाई देगा। ऑक्सीजन के मामले में भी हम भाग्यशाली हैं। जितने पूरे देश के अंदर वनांचल का क्षेत्र है, उस वनांचल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी कमतर नहीं है। इसलिए हम अपने बहुत सारी विशेषताओं को लेकर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी भी सबसे तेज गति से अगर बन रही कहीं पे तो मध्य प्रदेश में बनेगी। आने वाले समय में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इनको 4-4, 5-5 जिलों से जोड़ते हुए इसी साल के अंदर दो तो भी एक आध महीने के अंदर ही इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर इन जिलों को 5 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन की कल्पना लेने, लेकिन वो उस कल्पना जो पुराने मेट्रोपॉलिटन के अनुभव है उसमें संशोधन कर दिया। हमारे यहाँ तो मजाक करते हैं कि हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन में हमने इतनी सरल भाषा में बात कर दी कि हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे कई राज्य मिल जाएंगे, कई हिस्से मिल जाएंगे। जैसे ग्वालियर के अंचल में हमारे बच्चे का नाम ही हम कलेक्टर सिंह रख के काम चला लेते हैं कि कलेक्टर अपना ही बच्चा है, कोई बात नहीं, तो नाम हमारा नाम हम रख देते हैं, लेकिन काम की चीज हमारी ढूंढ लेते हैं कि इसमें सरलता कैसे होगी। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी अगर आती तो वास्तु शिल्पकारों को ही आती। इतने कानून बना दो कि वो सिर ही फोड़ता रहे। आखिर होता वही जो समझाना जाता वो पहले दिन वाली बात और आखिरी बात में घूम घूम के जलेबी वहीं आके ठहरती, वो पता ही नहीं चलता कहां से क्या नाटक है। यही है ना वास्तुशिल्प। बेचारे कागज काले कर करके परेशान हो जाते हैं। आखिरी का ठप्पा लगता तो वो सोचता पहले दिन और आखिरी में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं। तो मैं तो ये दिन भर ऐसी बात कर सकता हूं। आपका पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन चल रहा था। इस दौरान वो मध्य प्रदेश में क्या कुछ खूबियां हैं वो भी बताई, कैसे हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। इसी के साथ ये भी बता दिया उन्होंने कि ट्रांसम की क्या खूबियां हैं, क्यों यहाँ पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से लाइव तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से लाइव तस्वीरें। राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 ट्रांस का उन्होंने शुभारंभ कर दिया है। इसमें खास क्या कुछ रहेगा वो भी बताएंगे, लेकिन जल जिस तरह से मध्य प्रदेश जो है आसपास के राज्यों में साथ साथ मध्य प्रदेश में किस तरह से जल राशि ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में क्या खूबियां हैं, कैसे मध्य प्रदेश को आगे पहुंचाना है, तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की है।